A big hi to all my champions. Welcome back to the Spreading Goodness. A very good evening and a very happy Makar Sankranti to all of you. Today we are going to learn about magnets and their magnetic effect of electric current, which is the most requested video of this channel. So now let's begin this video without wasting a minute. एंड टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आप देख पा रहे हैं कि आज हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, एसी, डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट और फिर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इनको क्लियर करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो सबसे पहले बात कर लीजिए मैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर पड़ता है जब वो करंट कैरी करता है कंडक्टर में, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब एक सर्कुलर रूप में होती है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड में कैसे बिहेव करेगी, इन सब पे बात करते हैं। तो कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि बने होते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल से। और जब भी एक मैग्नेट रेस्ट पे आता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे पोजीशन पे लाई करता है जब सस्पेंडेड होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। और अगर हम बात कर लें यूजेस ऑफ मैग्नेट की, तो रेफ्रिजरेटर्स, रेडियो, स्पीकर्स, ऑडियो वीडियो कैसेट्स में, बच्चों के खिलौनों में और जो डिस्क फ्लॉपीज होते हैं कंप्यूटर के उनमें देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि अगर कोई भी मैग्नेट सस्पेंडेड होगा यानी लटका हुआ होगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करेगा। फिर द पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड ऑब्वियसली जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ पोल कहलाएगा। दूसरी बात, जो लाइक पोल होंगे वो हमेशा दूर भागेंगे और जो अनलाइक पोल होंगे वो हमेशा एक दूसरे की तरफ आएंगे। यानी लाइक पोल हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये वो, अगर आप बात करें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के अराउंड वो एरिया होता है जहाँ पे आप मैग्नेट की जो फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स, उसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स तीन तरह के होते हैं, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नेडल और मैग्नेटिक कंपास में। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो काइंड ऑफ फोर्स होगा जो आप मैग्नेट के अराउंड फील कर पाएंगे। लेकिन जब इस मैग्नेट फोर्स को आप एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू देखेंगे तो उनको ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। जो कि कभी अगर आप आयरन फिलिंग को किसी कागज़ में फैला देंगे और उसके आसपास जब कोई मैग्नेट रखेंगे तो आप देखेंगे इस डायग्राम में भी नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ लाइनें बन रही हैं। तो ये लाइनें ही मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। आई होप कि इतना आप समझ चुके हैं। जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। और एक चीज़ याद रखना कि इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। यानी जनरली बाहर अगर देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर बात करेंगे तो आप साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी या फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा या कम होगी ये डिपेंड करेगा कि जो फील्ड लाइन है वो कितनी क्लोज है। ओके, साथ ही साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो कितनी क्राउडेड है, मतलब कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स हो रही हैं। अगर दूर दूर लाइनें हैं तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कम है, और बहुत ज़्यादा लाइनें हैं पास पास हैं तो काफ़ी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड की याद रखना कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। एक चीज़ और याद, और दूसरा ऐसा माना भी जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से निकलती हुई दिखती हैं और जाकर साउथ पोल में मिल जाती हैं। और अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से निकलेंगी और नॉर्थ की तरफ चली जाएंगी। ये जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट है तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइन बनेंगी वो एक कोसेंट्रिक सर्कल के तरह बनेंगी जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। लेकिन
उनकी डायरेक्शन क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो वो सीधी सी बात है क्लॉकवाइज मैग्नेटिक लाइन बनाएंगी, और अगर वो नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगी। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी चीज़ को रूल का एक नाम दिया गया और वो नाम है मैक्सवेल कॉक्सकी रूल, या फिर इसी को आप राइट हैंड थंब रूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर वो ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा और उसमें अगर आपने सीधे हाथ में कंडक्टर पकड़ रखा है और अंगूठा आपका ऊपर की तरफ है, तो जो उंगलियां आपकी मुड़ जाएंगी उस कंडक्टर के अराउंड, तो थंब आपका दिखाएगा फ्लो ऑफ करंट, जबकि वो जो फिंगर्स दिखाएंगी वो दिखाएंगी आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और इसी को राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो बड़ी ही सिंपल है कि करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर करंट घटेगा तो स्ट्रेंथ घटेगी। दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड से जितनी डिस्टेंस दूर होती जाएगी ऑब्जेक्ट की या फिर मैग्नेट की, तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। और तीसरा कि लाइनें हमेशा पैरेलल होती हैं और एक दूसरे को कभी भी ये कट नहीं करती हैं। एंड नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है रेडियस। जो कॉइल होती है जो उसके अराउंड टर्न्स बनाती है उसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा या जितना मतलब बड़ा होगा उतना ही मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन जितना ही रेडियस कम होगा कॉइल का उतना ही उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। साथ साथ कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे अगर वो ज़्यादा होंगे तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ऑब्वियसली बात है कि मैग्नीट्यूड भी कम होगा। एंड इसी तरह हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक देखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जब एक सोलेनॉइड में जनरेट होता है तब कैसे होता है, इससे पहले समझे सोलेनॉइड क्या होता है। तो कभी भी किसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर में, यानी कोई सिलेंड्रिकल अगर कंडक्टर है कोई मेटल पीस है और उसके अराउंड तुमने कॉइल रैप कर दी है और फिर उस कॉइल को उस वायर को आपने एक पूरा सर्किट बना दिया और पावर दे रहे हो, तो फिर जब वो एक जो पीस ऑफ मेटल होगा कंडक्टर होगा जब वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा तो उसी को सोलेनॉइड कहते हैं, और इसको ही हम लोग बाद में चल के इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नाम देंगे। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ बाहर मैग्नेट के केस में आप देख पा रहे थे वो सेम रहेंगी, वो पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ एग्जैक्टली उन्हीं रूल को फॉलो किया करेगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, और यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को दिखाया गया है। अब चलते हैं आगे, फ्लेमिंग लॉ पढ़ते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले ध्यान से समझो कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी किसके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड का पूरा हाथ खोल लें, ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और आपको जो थंब होगा, तो ये क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करेगा, इनको ध्यान से समझिएगा कि ये क्या शो करते हैं। तो लेफ्ट हैंड को जब आप स्ट्रेच करोगे तो कुछ ऐसे स्ट्रेच करना है आपको कि आपका थंब, आपके इंडेक्स और आपके मिडिल फिंगर तीनों परपेंडिकुलर हो। ओके, और फिर इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी कि इंडेक्स फिंगर शो करेगी आपके मैग्नेटिक फील्ड को, जो आपके मिडिल फिंगर होगी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगी, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो किया करेगा। तो ये कहता है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आई होप दैट यू गेट इट, एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ डायग्राम्स के थ्रू मैंने ये बात आपको समझाई है। और अब हम आ गए हैं इस वीडियो के कुछ लास्ट टॉपिक्स में, एंड देन वी विल रैप अप दिस वीडियो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ करंट। तो एसी करंट और डीसी करंट यानी अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट होते हैं। अल्टरनेट करंट वो करंट होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं, एंड डायरेक्ट करंट वो करंट होते हैं जो एक सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करते हैं। ओके,
इंडिया में जो हमारे घरों में लाइट आती है वो एसी ही होती है, अल्टरनेट करंट, जो कि अगर सेकंड के 100 टुकड़े कर लिए जाएँ तो उसके हर एक हिस्से में अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ के अराउंड होती है और इसको ट्रांसमिट एक लंबे डिस्टेंस तक किया जा सकता है और बिना ज़्यादा एनर्जी का लॉस हुए। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने ग्राफ के फॉर्मेट में करंट कैसे फ्लो करता है, एसी और डीसी दोनों दिखा रखे हैं। नाउ डीसी में भी आप देख लीजिए कि सिंगल डायरेक्शन फ्लो होता है कि एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। जितने भी ये सेल्स होते हैं जो कि केमिकल को स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनमें सब में डायरेक्ट करंट होता है। अब अगर एसी के फ़ायदों की बात कर ले डीसी के ऊपर, तो जो जनरेटर एसी को जनरेट करने की कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, डीसी ज़्यादा महंगी होती है। एसी इजीली चेंज की जा सकती है डीसी में और एसी को कंट्रोल करना आसान होता है। अगर हम डीसी की बात कर लें तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और हाई रेजिस्टेंस पे होता है। सो आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई। और अगर डिसएडवांटेज की बात कर ली जाए एसी में बेसिकली अल्टरनेट करंट में, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ना ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को शो करने के लिए, क्योंकि इसकी पोलैरिटी थोड़ी डिफरेंट होती है डीसी के मुकाबले। साथ ही साथ एसी यानी अल्टरनेट करंट ज़्यादा खतरनाक होता है डायरेक्ट करंट के। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कुछ जो वायर होती हैं उनकी कलर कोडिंग के बारे में। लेकिन इससे पहले बस इतना आप समझ लीजिए कि जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। जो वायर होती हैं उसमें एक लाइव वायर होगी, एक न्यूट्रल वायर होगी और एक अर्थ वायर होगी। लाइव वायर रेड कलर की होती है, जो न्यूट्रल होती है वो आपकी ब्लैक होती है और जो अर्थ वाली होगी वो ग्रीन कलर की होगी। लाइव वायर रेड होती है पॉजिटिव के लिए, न्यूट्रल ब्लैक होती है नेगेटिव के लिए और अर्थ होती है ग्रीन फॉर सेफ्टी, ताकि जो शॉक है वो हमें ना लग के जो अर्थ है उसमें चला जाए और उसको एब्जॉर्ब कर ले। आई होप नाउ वी टॉक अबाउट शॉर्ट सर्किट में। एक्चुअली जब आपके जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है इनके अचानक से टच हो जाने पे जो अचानक से एक लार्ज करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो इंसुलेशन पावर लाइन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा वो फॉल्ट हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को या फिर इस पूरे एक्सीडेंट को हम नाम देते हैं शॉर्ट सर्किट का। जबकि अगर ओवरलोडिंग की बात कर लें तो जो हीट वायर होती हैं वो ओवर हीट हो जाती हैं किसी भी सर्किट में, जब उनके थ्रू बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो किया जाता है तो उन पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से अचानक से वायर जलने लगती हैं और आग भी लग सकती है, जिनको इलेक्ट्रिकल वायर्स का नाम देते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स में। आखिरी में अब जो एक्सीडेंट्स हैं जैसे ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट, इनको अवॉइड करने के लिए एक प्रोटेक्टेड डिवाइस को बनाया गया है, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं। जिससे क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग होती है उनको अवॉइड किया जा सकता है। ये एक्चुअली सर्किट को ब्रेक कर देते हैं और आगे करंट को फ्लो नहीं होने देते, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे अप्लायंस बच जाते हैं, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फ्यूज़ हमेशा कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर से। साथ ही साथ जो आपका फ्यूज़ होता है वो एक सीरीज़ में कनेक्टेड होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, और साथ ही साथ फ्यूज़ को हमेशा सर्किट के स्टार्ट होने के पहले लगाया जाता है। और इसका जो प्रिंसिपल होता है जिस वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई टॉपिक या कोई क्वेरी आपकी होगी तो ज़रूर से आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को पाने के लिए और इस फैमिली को ग्रो करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।